ओके, तो लास्ट क्लास हम लोगों ने ये ये देख रहे थे, इसमें वेलोसिटी अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने दिए थे, जैसे एक ये दिया था, रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन के लिए कितना टाइम लगेगा, और दूसरा यहाँ पर ये दिया था कि इसमें अगर v इज इक्वल टू यू हो जाएगा तो फाइनली इनके बीच का जो गैप है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट गैप कितना होगा ये इसमें पूछा गया था। किए क्या ये? यस सर। तो पहले वाले में क्या आंसर आ रहा है? पहले वाले में टाइम आया है a/v टाइम्स 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई n। ए अपॉन v टाइम्स 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई n। अच्छा ठीक ठीक है, ये आ जाएगा तो बाकी सब आ जाएगा। तो चलो इसको देख लेते हैं कैसे करना है। तो रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन के लिए कितने टाइम के बाद में यहाँ पर ही मिलेंगे। ठीक है, इसको देख लेते हैं पहले। तो एन साइडेड पॉलीगन, तो अगेन दो तरीके से कर सकते हैं, या तो दो पार्टिकल्स को ले लिया जाए या फिर एक पार्टिकल कोई ले लो और एक यहाँ पे सेंटर ले लो। ठीक है, तो दोनों अप्रोचेस से यहाँ पे इसको करके देख लेते हैं। तो ये हो गया सेंटर ऑफ दिस पॉलीगन, और सपोज जो साइड लेंथ है वो साइड लेंथ ए के बराबर। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर सपोज एक पार्टिकल ये है, और पार्टिकल और सेंटर को मैं देख रहा हूँ इसमें। ठीक है, पार्टिकल और अल्टीमेटली सेंटर में मिलेंगे, मेरे को पता है। तो सपोज ये पार्टिकल ए, और इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, सपोज ये वेलोसिटी वी इस डायरेक्शन में यहाँ पर, तो इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट मेरे को निकालना पड़ेगा यहाँ पर सेंटर की तरफ। ठीक है, तो सेंटर की तरफ वेलोसिटी का कंपोनेंट, तो इसके लिए यहाँ पर ये टोटल ये जो एंगल बनता है, ये टोटल एंगल, तो सभी को पता होगा कि ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर, ये टोटल 2 पाई होता है, 2 पाई बाई एन हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक साइड सेंटर पे 2 पाई बाई एन एंगल सबटेंड करेगी, और यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे तो ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल विल बी पाई बाई एन। ठीक है, तो ये एंगल हो जाएगा इसमें पाई बाई एन। तो v का कंपोनेंट निकालोगे ये वाला, तो v का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ये हो जाएगा v साइन पाई बाई एन। ठीक है, तो सेंटर की तरफ जो v का कंपोनेंट आएगा वो आएगा v साइन पाई बाई एन। और कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा इसको, तो डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो गया यहाँ पर a/2। ठीक है, तो सेंटर और ओ के बीच में, सर सेंटर और ए के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो ओ ए, दिस ओ ए इज इक्वल टू a/2 डिवाइडेड बाय साइन पाई/n, ये आ जाएगा। टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू दिस गैप a डिवाइड बाय 2 साइन पाई/n, और तो दिस डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी, तो वेलोसिटी टुवर्ड्स o इज v साइन पाई/n। ठीक है, तो इससे जो आंसर मिला वो आंसर हो जाएगा a/2v साइन स्क्वायर पाई/n। ठीक है, तो ये तरीका हो जाएगा। दूसरा तरीका वही कि दो पार्टिकल्स को पकड़ो यहाँ पे, जैसे ये बी पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी होगी, ये वेलोसिटी इधर वाले पार्टिकल की तरफ होगी, मान लो यहाँ पर ये v। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे ए और बी के बीच में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालना है, तो ये तो v सीधा बी की तरफ होगा, लेकिन इस वेलोसिटी कंपोनेंट करना पड़ेगा। तो अब ये एंगल, ये वाला एंगल कितना आएगा यहाँ पर, ये देखना पड़ेगा इसमें। तो ये वाला एंगल अगर तुम निकालते हो तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तुम देख सकते हो निकाल के, ये एंगल आ जाएगा 2 पाई/n के बराबर आ जाएगा ये एंगल। तो दिस एंगल विल बी 2 पाई/n। और तो v अप्रोच कितना हो जाएगा ए और बी के बीच में, तो v माइनस v कॉस 2 पाई/n, यानी v 1 माइनस कॉस 2 पाई/n, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा यूज कर लो, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 2v साइन स्क्वायर पाई/n हो जाएगा ये। और इससे जो टाइम लगेगा, तो ए और बी के बीच में गैप है a, और अप्रोच वेलोसिटी है इतनी 2v साइन स्क्वायर पाई/n। ठीक है, तो वही आंसर मिलेगा यहाँ से भी। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन या डाउट है किसी को? एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं है? नो सर। नो सर। ठीक है, अब इसके बाद में जो मैंने सेकंड दिया था, सेकंड ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें
क्या आंसर बन रहा है? L/2। L/2 आगे सॉल्व करके। यस सर। तो सेकंड का आंसर होगा L/2। ठीक है, तो सेकंड अच्छा सवाल है, इसको देख लेते हैं। तो इसके बाद सेकंड, तो इसमें ये दिया गया था कि ये इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है, ये एंगल है 90 डिग्री, और इसमें यहाँ से ये पार्टिकल चलना शुरू करता है ए, इसकी वेलोसिटी भी वही है v, और इसकी वेलोसिटी भी वही है v के बराबर। ठीक है, तो v के बराबर है। अब क्योंकि दोनों वेलोसिटीज यहाँ पे बराबर हैं, तो हमने पहले भी देखा है कि वेलोसिटीज इसके ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके ये इसको कैच कर पाएगा। ठीक है, तो अदरवाइज यहाँ पे क्या होगा कि ये लगातार इसकी तरफ मूव करता जाएगा, और अल्टीमेटली ये इस लाइन पर भी अगर आ जाएगा, तो जो पहले से यहाँ पर ये जो पार्टिकल है बी, ये बी आगे निकल चुका होगा। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से इस लाइन के लॉन्ग चल रहे होंगे, तो किसी भी तरीके का इसमें चेंज नहीं आएगा इनके सेपरेशन में। तो इनके सेपरेशन में देयर विल बी नो चेंज, क्योंकि अल्टीमेटली वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेपरेशन जीरो हो जाएगा, दोनों इसी लाइन के लॉन्ग चलने लग जाएंगे। ठीक है, तो दोनों अगर इसी लाइन के लॉन्ग चलने लग जाएंगे तो देयर इज नो चेंज। इसमें ए नीचे को और बी ऊपर को लिया था। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी ले लिया, तो ए नीचे वाले को और बी ऊपर वाले को। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये इस तरीके का पाथ फॉलो करता हुआ जाएगा यहाँ पर, और फाइनल सिचुएशन कुछ इस तरीके की रहेगी कि ए मान लो यहाँ पर है, तो बी कुछ यहाँ पर आ चुका है, और ये वेलोसिटी दोनों की v के बराबर, तो कुछ गैप यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो एक तो तुम अप्रोच सेपरेशन वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज करो। ठीक है, तो अप्रोच सेपरेशन वाला कंसेप्ट किसी जनरल टाइम पे ले लिया, तो किसी जनरल टाइम पे ये इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ पॉइंट कर रही होगी, और जस्ट यहाँ पर ये बी इधर आ रहा होगा। ठीक है, तो किसी जनरल इंस्टेंट पे कुछ इस तरह की सिचुएशन है, ये भी v और ये भी v, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, वेलोसिटी अप्रोच अगर निकालेंगे इसमें, तो सॉरी ये जो v है, ये वाला v जो है ये इधर की तरफ है, तो अप्रोच वेलोसिटी यहाँ पर हो जाएगी, वेलोसिटी अप्रोच इज इक्वल टू v माइनस वी कॉस थीटा। v माइनस वी कॉस थीटा dt कर लो, 0 से लेकर के t। तो 0 से लेकर के t में जब मैं ये करूंगा, तो इससे आएगा कि सेपरेशन में कितना चेंज हुआ। ठीक है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं भी क्या कर देता हूँ, d माइनस एक्स, डी इनिशियली l दिया होता, तो l माइनस एक्स, और x यहाँ पर क्या है, x इन दोनों के बीच का अल्टीमेट गैप है। ठीक है, तो सेपरेशन पहले l था, बाद में सेपरेशन मान लो x हो गया है, तो सेपरेशन में चेंज इतना हो गया l माइनस एक्स के बराबर। ठीक है, लेकिन इससे अब बात नहीं बनेगी, इसमें तो बहुत सारी चीजें ऐसे आगे जो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, जैसे कॉस थीटा dt आ गया खुद यहाँ पर, इसको कैलकुलेट करना मुश्किल है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि x के अलोंग, x एक्सिस के अलोंग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं दोनों के लिए। ठीक है, तो दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन अलोंग x एक्सिस, तो जो यहाँ पर b की वेलोसिटी है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ b, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ b माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ a अलोंग x एक्सिस, ये अल्टीमेटली यहाँ पर ये x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, b का डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ज्यादा, a का डिस्प्लेसमेंट थोड़ा कम, और डिफरेंस x के बराबर होना चाहिए। b का डिस्प्लेसमेंट सिंपली यहाँ पर तुम लिख सकते हो कितना, ये v इंटू टाइम t, और a का डिस्प्लेसमेंट जब लिखोगे तो किसी भी टाइम पे a की हॉरिजॉन्टल यानी x में वेलोसिटी v cos थीटा, तो ये हो जाएगा v cos थीटा dt। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, दिस इज इक्वल टू x। तो अगर तुम 1 और 2 को देखो, तो 1 और 2 में LHS सेम है। ठीक है, इसको भी अगर तुम यहाँ पे इंटीग्रेट कर दोगे तो VT आ जाएगा, और फिर माइनस v cos थीटा dt आ जाएगा। तो 1 और 2 में LHS सेम है, तो RHS भी सेम होना चाहिए, इसका मतलब। तो 1 और 2 से L माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू L/2 आ जाएगा आंसर। तो यही इसका फाइनल आंसर है। कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? समझ में आ रही बात कैसे किया इसको? तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे ये एक तरीके से ये ट्रिकी मामला है यहाँ पर। इसमें पहले हमने ये इक्वेशन लिखा, एक सिंगल इक्वेशन से बात नहीं बनी, तो फिर हमने दूसरी इक्वेशन लिखी, जैसे पिछले बार जो हमने किया था, तो बाद में एक्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखी थी, तो वैसे यहाँ पर भी एक्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखी है। ठीक है, और ये कोइंसिडेंस समझो कि ये और ये बिल्कुल बराबर ही आ गए।
ठीक है। तो ये सब कई बार हमें सॉल्व करके पता चलता है कि अच्छा ये बराबर आ रहा है, तो बस वहां से हमने इसका फायदा उठाया और इन दोनों को बराबर रख लिया। कोई दिक्कत इसमें किसी को? यानी कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन से रिलेटेड हमने कई सारी सिचुएशन देख ली हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर आज अगला टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशन ऑफ कोलिजन। कंडीशन ऑफ कोलिजन and minimum separation. Condition of collision and minimum separation. तो इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल बनते हैं और उसको हम रिलेटिव मोशन से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो कंडीशन ऑफ कोलिजन एंड मिनिमम सेपरेशन, तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि हम लोग एक बड़े स्पेशल केस के लिए यहाँ पर इसको पढ़ रहे हैं, और वो स्पेशल केस है यहाँ पर इफ ए रिलेटिव इज जीरो। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसको इसके लिए पढ़ रहे हैं कि ए रिलेटिव अगर जीरो हो तो उस केस में वी रिलेटिव क्या हो जाता है? कांस्टेंट। तो वी रिलेटिव इज कांस्टेंट। अगर ए रिलेटिव जीरो है तो वी रिलेटिव विल बी अ कांस्टेंट। वी रिलेटिव कांस्टेंट होने का मतलब है कि एक पार्टिकल को जो दूसरा पार्टिकल है वो एक स्ट्रेट लाइन पे चलता हुआ दिखाई देगा। अगर मान लो वन को मैंने फिक्स कर दिया, यहाँ पे वन एट रेस्ट है, तो जो सेकंड नंबर पार्टिकल है वो वन को एक स्ट्रेट लाइन पे चलता हुआ दिखाई देगा। वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, दिस इज कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन पे चलना और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हर तरीके से वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन पे चलता हुआ दिखाई देगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। इस स्पेशल केस के लिए वी आर गोइंग टू स्टडी दिस, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो उस केस में वेलोसिटी चेंज हो सकती है, और वेलोसिटी में चेंज मैग्नीट्यूड वाइज भी हो सकता है और डायरेक्शन वाइज भी हो सकता है। ठीक है। तो उन केसेस को हम यहाँ पर नहीं लेके चल रहे हैं। तो इफ ए रिलेटिव इज इक्वल टू जीरो, वी रिलेटिव इज कांस्टेंट। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे टू पार्टिकल्स हैं, लेट्स से एक पार्टिकल है ए और एक पार्टिकल है बी। तो जनरली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे इन सिचुएशंस में कि किसी एक को यहाँ पर हम रोक देंगे। किसी एक को रोकने का मतलब है कि हम किसी एक के फ्रेम में यहाँ पर मोशन को ऑब्जर्व करेंगे। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पर ए के फ्रेम में मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ठीक है। और ये कंडीशंस वैलिड है, यहाँ पे ये कंडीशंस वैलिड हो रही है। तो सपोज मैं ए के फ्रेम में कर रहा हूँ, तो ए हमारे लिए यहाँ पर एक तरीके से रेस्ट पे हो जाएगा, और ए जो है वो बी को चलता हुआ देखेगा। ठीक है। और किस तरीके से चलता हुआ देखेगा? तो लेट से सपोज इस तरीके से चलता हुआ देख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एरो है, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, या फिर ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है पाथ ऑफ बी इन फ्रेम ऑफ ए। ए के फ्रेम में बी का पाथ। ठीक है। और अगर मुझसे कहा जाता है कि यहाँ पर इनके बीच में कोलिजन होगा या नहीं होगा, ठीक है, तो कोलिजन होगा या नहीं होगा, तो कोलिजन तभी होगा जब ए को लगे कि बी सीधा उसके तरफ चल करके आ रहा है। ठीक है। तो अगर ए को लगता है कि बी सीधा उसके तरफ चल करके आ रहा है, तब कोलिजन हो जाएगा। यानी दैट मीन्स कि ये जो वीबीए है, इस वीबीए का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, दिस शुड बी लाइक दिस। अगर वीबीए अगर इस तरीके का हो गया, देन देयर विल बी कोलिजन। अगर वीबीए इस तरीके का नहीं होता है, तो जो प्रॉब्लम है वो जनरली फिर इसका बन जाता है, मिनिमम सेपरेशन निकालने का बन जाता है। और उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर वीबीए इस तरीके का है तो फिर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और परपेंडिकुलर ड्रॉप करके ये मिनिमम सेपरेशन निकाल लेंगे। ठीक है। तो वीबीए अगर सीधा ए की तरफ है, ठीक है, दो केसेस यहाँ पे बन सकते हैं, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करेगा। तो एक तो केस ये बन जाएगा कि वीबीए इधर की तरफ। ठीक है। तो दिस इज केस नंबर वन एंड दिस इज केस नंबर टू। तो वन केस इज VBA is along, ठीक है, along BA। ठीक है, BA वेक्टर, यानी B से A की तरफ है। A को ऐसा लग रहा है कि B सीधा उसके तरफ चल करके आ रहा है। अच्छा, इसका क्या रोल है बताओ यहाँ पर A रिलेटिव जीरो होने का? ये जो अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं और ये मैं लिखने जा रहा हूँ, तो इसमें A रिलेटिव जीरो होने का रोल क्या है?
ठीक है, मैं लिखते जा रहा हूँ, बताओ इसमें जरा। VBA is along BA, then there will be collision. What is role of this thing, A relative 0? A relative 0 है, इसका क्या रोल हुआ यहाँ पर इस केस में या दूसरे केस में? सर इसका मतलब है कि बाद में इसका डायरेक्शन ठीक, जो इनिशियल डायरेक्शन है वही। यस। तो जैसे मैंने अभी ऊपर डिस्कस भी किया था कि अगर ए रिलेटिव 0 नहीं है तो पॉसिबिलिटी है कि वी रिलेटिव जो है वो डायरेक्शन में भी चेंज हो सकता है फिर, है ना। हो सकता है इसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है। तो वी रिलेटिव फिर कांस्टेंट नहीं रहेगा। अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो फिर हम ये श्योर नहीं हो पाएंगे। जैसे मान लो तुमने इनिशियली तो कैलकुलेट कर लिया, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली तुमने, तो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, लेकिन क्या वो हमेशा ऐसे ही रहेगी, क्या वो हमेशा ऐसे ही जाता रहेगा? तो ये तभी हो पाएगा जब ये कांस्टेंट हो, ठीक है। तो ये कांस्टेंट हो तो हम लोग बिल्कुल कंफर्म होकर के बोल सकते हैं कि हाँ, जो यहाँ पर हम लिख रहे हैं यहाँ पे कंडीशंस, वो कंडीशंस सही होंगी। लेकिन उससे पहले ये कंडीशन अप्लाइड है, ठीक है। तो इफ VBA इज अलोंग BA, यानी अलोंग BA का मतलब B से A की तरफ है, ठीक है, देन देयर विल बी कोलिजन। अगर मैं B को रोक करके बात करूंगा तो फिर VAB हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। तो VAB शुड बी टुवर्ड्स B। तो टुवर्ड्स B का मतलब A से B की तरफ, ठीक है। तो दूसरे को रोकेंगे तो फिर जस्ट BA AB इस तरीके का हो जाएगा, देन देयर विल बी कोलिजन। तो पहला केस यहाँ पर ये हो गया। दूसरा केस, थियोरेटिकली इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। थियोरेटिकली ये समझना और बस लिख लेना बहुत सिंपल है, लेकिन क्वेश्चंस में अप्लाई करना कई बार डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि वहां पे ज्योमेट्री, वेक्टर, टेक्नोमेट्री इनका यूज होगा फिर उसमें। इफ VBA इज नॉट अलोंग B, अगर BA के अलोंग नहीं है, कुछ और डायरेक्शन पकड़ लिया इसने, ठीक है, तब हो सकता है कि पॉसिबिलिटी हो यहाँ पर मिनिमम सेपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो मिनिमम सेपरेशन के केस में हम लोग यहाँ पर ऐसे करेंगे कि, तो सिंपली परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा मिनिमम सेपरेशन, ठीक है। तो ए रुका हुआ है और ए देख रहा है कि ये ऐसे जा रहा है, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे ए से, तो दिस विल गिव डी मिनिमम, ठीक है। तो डी मिनिमम विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे, उससे आ जाएगा। तो इफ BBA इज नॉट अलोंग BA, देन minimum distance will be equal to perpendicular distance as shown in the figure, ठीक है। जैसे यहाँ पे डायग्राम में हमने दिखा रखा है, उस तरीके से हम लोग ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे, और इसके लिए ज्योमेट्री का हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ज्योमेट्री, वेक्टर कह लो या ट्रिग्नोमेट्री, जो भी है उसका यूज करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी अप्लाई कर सकते हो कि इस लाइन की इक्वेशन निकाल ली, और तुम स्ट्रेट लाइन में करते हो ना इस तरीके का, कि एक स्ट्रेट लाइन की अगर इक्वेशन पता है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से व्हाट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी। तो इसमें अब सिचुएशन पे डिपेंड करते हुए हम किसी भी तरीके का मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे तुम्हें इन चीज़ों का आइडिया लगेगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको एक बार रीड करो।
तो इसमें तुम्हें 4 वेक्टर्स दिए हुए हैं v1 v2 और पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं r1 r2। तो क्या किया जाए इसमें? तो सिंपल वेक्टर से, ठीक है, इसमें कोई डेटा और इस तरीके का एक्सेस वगैरह सब नहीं दिया है, सिंपल बस वेक्टर्स दिए हैं, 4 वेक्टर्स दिए हैं। तो इन 4 वेक्टर्स को कैसे आपस में रिलेट किया जाए, कंडीशन, और तुम्हें इसी का यूज करना है। कोलिजन हम चाहते हैं कि कोलिजन हो इनके बीच में, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट 1 लिखा हुआ है ना, इसी का यूज करके तुम्हें आंसर करना है। तो चलो देख लेते हैं कैसे कर पाएंगे इसको। तो जैसे ये दो पार्टिकल्स हैं, लेट्स से दिस इज 1 दिस इज 2, ठीक है। इनकी कुछ भी वेलोसिटी है v1 v2 ये सब वेलोसिटीज इनकी दी गई है। तो v1 वेक्टर, v2 वेक्टर और 1 का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है r1 और 2 का पोजीशन वेक्टर किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दिया गया r2, ठीक है। अब देखो कोलिजन होने के लिए, जैसे मान लो कि अगर मैं 2 को रोक दूं, सपोज मैंने 2 को यहाँ पे रोक दिया, तो अगर मैं यहाँ पे 2 को रोक दूं तो क्या होगा कि 2 को ऐसा लगना चाहिए कि जो 1 है वो सीधा इसकी तरफ चल करके आ रहा है ना। तो ये डायरेक्शन यहाँ पे किसका होगा, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 किस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ये इस डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर मैं इसको पोजीशन वेक्टर के हिसाब से देखूंगा, तो एक तरीके से ये जो एरो बना करके मैंने पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया है, ये पोजीशन वेक्टर है 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। तो ये जो एरो ड्रॉ किया गया है, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये क्लियर है सभी को कि ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, वो वेलोसिटी कौन सी है, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। और ये दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, तभी जाके कोलिजन हो पाएगा। तो इसको यहाँ पर तुम मैथमेटिकली इस तरीके से बोल सकते हो, मैथमेटिकली, कि v12 कैप दिस शुड बी इक्वल टू r21 कैप, बोल सकते हैं कैसा। क्या ऐसा लिखना सही है? एक जगह पे वेलोसिटी बोल रहे हैं, एक जगह पे पोजीशन वेक्टर बोल रहे हैं। सर दोनों का यूनिट वेक्टर, दोनों को, दोनों का यूनिट वेक्टर इक्वल। हाँ यूनिट वेक्टर किया ना, यूनिट वेक्टर में कोई डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। तो ध्यान रखो यूनिट वेक्टर है, ये सिर्फ डायरेक्शन को दिखाता है ये। तो बस ये जो स्टेटमेंट है मैथमेटिकली, ये क्या बता रहा है कि जो v12 का डायरेक्शन है वो डायरेक्शन r21 का है। अगर उसको स्टेटमेंट में बोलेंगे, तो अगर 2 को रोक करके देखा जाए तो वेलोसिटी ऑफ 1 जो है वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में यहाँ पर 1 के रेस्पेक्ट में 2 का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। क्योंकि अगर एरो ऐसे बना हुआ है, इसका मतलब ये एरो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये 2 का पोजीशन वेक्टर होगा 1 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो बस इतना अगर हमने सोच लिया, तो इसके बाद में बस v12, तो v12 कैप कैसे लिखोगे, तो ये हो जाएगा v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ v1 माइनस v2। ये हो गया v12 कैप, r21 कैप r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ r2 माइनस r1। तो यही आंसर देना है हमको। यहाँ पे तुम उल्टा भी कर सकते हो, यहाँ पे v2 माइनस v1 अगर होगा तो यहाँ पर r1 माइनस r2 हो जाएगा फिर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। तो ये जो सवाल है, ये समझ लो मेडिकल में आया हुआ है, ये मेडिकल के एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ सवाल है ना। और वैसे तो इरोडो का है, तो दिस इज इन AIPMT में भी ऐसा सवाल आया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगले सवाल में यहाँ पर ये दिया हुआ है कि सपोज यहाँ पे ये
दिस इज 20 मीटर हाई टावर, ठीक है, एक 20 मीटर हाई टावर है और यहाँ पर एक 30 मीटर हाई टावर है। इनके बीच में कुछ गैप है, लेट्स से डी इनके बीच का गैप हो गया। एक पार्टिकल सपोज ए, इसको यहाँ से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है, तो इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से। और सपोज यहाँ पर एक पार्टिकल है बी, इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं यहाँ से इस तरीके के डायरेक्शन में, ठीक है, ऑब्लिक डायरेक्शन में, और इसका जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज लेट्स से 60 डिग्री, और इसको भी 10 मीटर पर सेकेंड से ही थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। इफ द पार्टिकल्स collide in mid-air, if the particles collide in mid-air, then find, तो d पता करना है कि d कितना होगा, करके देखो जरा। मिड एयर का मतलब, मिड एयर लिखा हुआ है, क्या मिड का मतलब किसी मिड पॉइंट से है क्या? नो सर। ठीक है, मिड का मतलब कोई मिड पॉइंट वगैरह नहीं है, ठीक है, मिड का मतलब हवा में कहीं पर भी, ठीक है, मिड एयर, मिड एयर कॉलिजन, यानी हवा में कॉलिजन हो रहा है, ठीक है। सर 10√3 10√3 रिलेटिव से किया है, यस सर, रिलेटिव से। चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो 10√3 सही आंसर है। तो देखो, इसने क्वेश्चन के अंदर ये कह दिया है कि कोलिजन हो रहा है, ठीक है, तो ठीक है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कोलिजन हो रहा है, लेकिन जो हमारा मेथड है, उस मेथड को हम लोग अप्लाई अब किस कंडीशन में कर पाएंगे, किस कंडीशन में नहीं कर पाएंगे, वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या यहाँ पे ए रिलेटिव 0 है? इज द ए रिलेटिव 0? यस सर। ठीक है, ए रिलेटिव यहाँ पर 0 है, ठीक है। ए रिलेटिव 0 होने का मतलब है कि बी रिलेटिव यहाँ पर, इसका मतलब कि कांस्टेंट हो जाएगा, जो भी था इनिशियली वही हमेशा रहेगा। तो कई बार एक इस तरीके का स्टेटमेंट भी बनता है कि एक प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में दूसरा प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है, तो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। एक प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होगा स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि दोनों का ए रिलेटिव 0 होता है और बी रिलेटिव फिर कांस्टेंट हो जाएगा।
और ये सब मेथड अप्लाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों का एक्सेलरेशन तो है यहाँ पर, है ना, ठीक है, भले ही वो ए रिलेटिव 0 हो गया लेकिन इंडिविजुअली एक्सेलरेशन है यहाँ पर इसमें। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या दोनों को एक साथ रिलीज किया गया या नहीं रिलीज किया गया। तो एक साथ रिलीज किया गया। अगर मान लो एक को थोड़ा समय के बाद में रिलीज करेंगे तब तो एक ही पार्टिकल मूव कर रहा होगा, तो उस केस में फिर ए रिलेटिव 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक पार्टिकल को तो हमने रोक के रखा हुआ अभी तक, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि वाकई में दोनों मूव कर रहे हैं तभी ए रिलेटिव 0 हो पाएगा। पिछले सवाल में तो इन्होंने बोल दिया था कि कांस्टेंट वेलोसिटीज है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर नहीं वो हुआ। इसमें रेडियस वेक्टर वगैरह जो वर्ड यूज करते हैं तो रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर, ठीक है, सभी का मतलब एक ही है, ठीक है। तो चलो इसमें अब किसी एक को यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, ठीक है। किसी एक के फ्रेम में यहाँ पर मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। तो मान लो कि मैंने यहाँ पर ए को रोक दिया, लेट्स से विद रिस्पेक्ट टू ए, यहाँ पर हम मोशन को देख रहे हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए की जो वेलोसिटी है उसको हम यहाँ पर बी में जोड़ देंगे, इसका मतलब अपोजिट करके, ठीक है, अपोजिट करके जोड़ देंगे। तो देखो बी की जो खुद की वेलोसिटीज थी, वो खुद की वेलोसिटी का अगर कंपोनेंट करो तो ये 5 है, ठीक है, ये 5 और ये नीचे की तरफ कितना है, 5√3 है। ये बी की खुद की वेलोसिटीज थी। इसमें ए की वेलोसिटी 10 ऐड हो जाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये ए की वेलोसिटी यहाँ पर इसमें ऐड कर दी मैंने अपोजिट डायरेक्शन में इसमें। तब अब ये देखो कि इसकी जो नेट वेलोसिटी है ना, अब वो नेट वेलोसिटी यहाँ पर अब इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है 15 और 5√3, ठीक है, 15 और 5√3 का रिजल्टेंट आएगा। और जो भी ये रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट उसका जो निशाना होना चाहिए ना, वो निशाना सीधे के सीधे ए की तरफ होना चाहिए, ठीक है। जो भी यहाँ पर ये आपका वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है उसका निशाना ए की तरफ होना चाहिए, सीधा ए की तरफ होना चाहिए, तब जाके कोलिजन हो पाएगा। तो हम तो ये मान के चलेंगे कि उसका निशाना ए की तरफ है, ठीक है। और ये एंगल वगैरह निकाल लो यहाँ पर कि ये एंगल यहाँ पर अब क्या बनेगा, ज्योमेट्री का यूज करेंगे इस क्वेश्चन में अब हम, है ना। तो ये एंगल निकालोगे तो tan थीटा, दिस tan थीटा इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस डिवाइड बाय दिस, यानी कि ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी, ठीक है। तो 5√3 डिवाइड बाय 15 हो जाएगा, इससे 1/√3 आ जाएगा और थीटा यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा इज 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री आ गया। और इस ट्राइंगल में ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ यहाँ पर हो जाएगी 10 के बराबर, देख सकते हो पिछले वाले डायग्राम का यूज करके 10 हो जाएगी ये। और ये डी निकालना है, तो tan 30 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई डी, ठीक है। और यहाँ से डी निकालोगे तो tan√3 आ जाएगा। तो ये डी का आंसर यहाँ पे tan√3 आ गया। कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? एनी कंफ्यूजन? नो सर। तो सर ठीक है। बिना कंपोनेंट के भी अगर VBA का डायरेक्शन अच्छे से निकल पाता है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो B की वेलोसिटी है, वो B की वेलोसिटी ये 10 मीटर पर सेकंड ऐसे है, ठीक है। ये B की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, दिस इज VB। और A की वेलोसिटी जब तुम इसमें से माइनस करोगे तो ये -VA हो जाएगा, ठीक है। A की वेलोसिटी माइनस करोगे तो ये -VA वेक्टर हो जाएगा। इनके बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है और दोनों मैग्नीट्यूड वाइज बराबर हैं। तो अगर दोनों वेक्टर ये भी 10 है और ये भी 10 है तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो रिजल्टेंट इनको बीचों बीच जाता है, इनको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो होगा वो रिजल्टेंट VBA हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। और ऑब्वियस है कि ये एंगल, दोनों एंगल 30 डिग्री होंगे इसमें। तो यहाँ से भी निकाल सकते हो कि जो VBA है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा था। तो कंपोनेंट्स कर लेते हैं, क्योंकि कंपोनेंट्स करने से चीज़ें ज़्यादातर केसेस में आसानी हो जाती है, लेकिन कई बार यहाँ से फटाफट हम बता सकते हैं कि 30 डिग्री होगा बिना कंपोनेंट में गए हुए, ठीक है। तो ये तरीके हो गए इसमें। अगर मेरे को इसमें टाइम बताना है कि टाइम ऑफ कोलिजन क्या है तो बताओ जरा, टाइम कितना टाइम लगा कोलिजन में? 2/2 तो टाइम ऑफ कोलिजन अगर मेरे को बताना है तो टाइम ऑफ कोलिजन के लिए यानी तरीका क्या होगा, कैसे बताएंगे तरीका, मेथड? मेथड आवाज नहीं आ पा रही तुम्हारी।
d is So equal to d relative upon velocity x into time. component of velocity. एक्स, तो इसमें वैसे क्या है कि हमें वाई में भी डिस्प्लेसमेंट पता है वैसा ना, वाई में डिस्प्लेसमेंट पता है कि वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 10 हुआ है ना, और डिस्प्लेसमेंट एक्स का भी पता ही चल गया है बाद में कि एक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 10√3। तो अगर मान लो मैं वाई में डिस्प्लेसमेंट से निकाल लूँ टाइम तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू वाई में डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वी वाई, ठीक है। वाई में अब ये सब कुछ रिलेटिव में चल रहा है काम, है ना, तो वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 10। वाई में जो वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी, वो कितनी है, 5, ठीक है। तो 2/√3। या फिर तुम टाइम ऐसे भी निकाल सकते हो कि एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और एक्स में वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। तो एक्स में डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी हमने निकाला है अभी 10√3, और एक्स में जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी 15। तो यहाँ से भी कैलकुलेट करोगे तो 2/3 हो जाएगा ये। इतना टाइम यहाँ पर इसको लगा, ठीक है। अब मेरे को अगर एक्चुअल सिचुएशन में बताना हो कि एक्चुअल पोजीशन क्या है, एक्चुअल पोजीशन कहाँ पर कोलिजन हुआ है, तो एक्चुअल पोजीशन निकालने के लिए अब तुम्हें किस में आना पड़ेगा, वापस से ग्राउंड के फ्रेम में। टाइम वगैरह तुम निकाल सकते हो, ठीक है, रिलेटिव का यूज करके टाइम निकाल सकते हो, लेकिन टाइम निकालने के बाद में वापस में तुम्हें ग्राउंड के फ्रेम में आना पड़ेगा, तब तुम बता पाओगे कि एक्चुअल वो पोजीशन कहाँ पर है जहाँ पे कोलिजन हुआ है। तो जैसे एक्स है, सॉरी ये जो ए है, तो ए की वेलोसिटी कितनी है, 10, तो इसका मतलब इसका एक्स में एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया होगा, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 2/√3, ठीक है। इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया होगा यहाँ पर ए का। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, तो हाफ GT², क्योंकि ए के पास कोई वर्टिकल वेलोसिटी थी नहीं स्टार्टिंग में, तो यहाँ से आसानी से बता सकते हो हाफ GT²। तो 5t² इज 2/√3 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो 20/3, दिस इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ कहीं जाकर के यहाँ पर इनका कोलिजन हुआ है, और ये डिस्टेंस बता पाएंगे, ये वर्टिकल डिस्टेंस बता पाएंगे। चलो ये तो हो गया, रिलेटिव का कंसेप्ट हमने इसमें यूज कर लिया। अगर मान लो इसको, अगर हम रिलेटिव नहीं जानते हैं, रिलेटिव में कंफर्टेबल नहीं है, या फिर हमें ये मेथड नहीं पता है, तो विदाउट रिलेटिव कैसे करेंगे, विदाउट रिलेटिव कैसे किया जाएगा इस सवाल को, विदाउट यूज ऑफ रिलेटिव मोशन कैसे कर पाएंगे। फिर दो कंडीशन को कौन सेटिस्फाई कौन करेंगे, सा पहला होगा दोनों का रेंज। हाँ, दो कंडीशन कौन कौन सी, रेंज इक्वल Same time डी क्यों चाहिए। आवाज तुम लोग की कैसे फंस जा रही है बीच में। तो अगर मैं विदाउट रिलेटिव मोशन यहाँ पे इसको करना चाह रहा हूँ, मेथड नंबर 2, विदाउट रिलेटिव, ठीक है, विदाउट रिलेटिव। तो जब भी कोलिजन होता है, तो कोलिजन होने में हम लोग क्या बोलते हैं कि दोनों एक ही टाइम पर एक लोकेशन पर होंगे, ठीक है। तो दोनों एक टाइम पर एक लोकेशन पर होनी चाहिए, तब कोलिजन हो जाएगा। इनके जो ट्रेजेक्टरीज हैं वो ट्रेजेक्टरीज कुछ इस तरीके से, ये तो पता ही कि प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी इनकी कुछ हो रही होगी, यहाँ कहीं जाके मान लो यहाँ पे कोलिजन हुआ इनका। तो अगर मान लो मैं कंडीशन एक्स में लगाऊं, तो एक्स में मैं क्या कंडीशन लगाऊं इनके कोलिजन की, इनके कोलिजन की एक्स में क्या कंडीशन लगाई जाए। सर दोनों का डिस्प्लेसमेंट इक्वल करेंगे तो सर डी के इक्वल होगा दोनों का डिस्प्लेसमेंट इक्वल करेंगे, एक्स में। एक्स में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहाँ इक्वल है एक्स में, इक्वल नहीं करेंगे, इक्वल नहीं दोनों का सर, डी के डिस्प्लेसमेंट जोड़ बराबर के डी के बराबर होना चाहिए। जोड़ेंगे तो डी के बराबर होना चाहिए ना। यस सर। तो दोनों का जो एक्स में डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड जोड़ दो, ठीक है, प्लस माइनस का चक्कर हटा करके, तो उस केस में ये डी के बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स, इनका समेशन डी के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे एक्स में इसका डिस्प्लेसमेंट 10t, इसका कितना हो जाएगा, तो कंपोनेंट लेना पड़ेगा 5t। अच्छा, एक्स में डिस्प्लेसमेंट लिखना सफिशिएंट होगा क्या, वैसे आंसर तो नहीं आ रहा अकेले, इससे एक और इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पर एक्स में लिखना सफिशिएंट नहीं है। एक्स में लिखना सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, क्यों। कोलाइड करने के लिए y में भी तो सेम अथी होना चाहिए। सेम हाइट पे होना चाहिए ग्राउंड से, ठीक है। तो ग्राउंड से दोनों सेम हाइट पे होने चाहिए, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है ना, ये वाली कंडीशन तो अलग तरीके से पूरी हो सकती है। मान लो कि एक ए यहाँ पर है
और सपोज बी यहाँ पर, मान लो ए यहाँ पर और बी यहाँ पर है सपोज, ठीक है, तो तब भी तो ये चीज़ पूरी हो जाएगी ना कि इसका समेशन और इसका समेशन, दोनों का समेशन जोड़ोगे तो डी के बराबर ही आ जाएगा। लेकिन हो सकता है कि दोनों वर्टिकली अलग अलग लोकेशन पर हो, ठीक है, तो दोनों वर्टिकली अलग अलग लोकेशन पर होकर के भी ये कंडीशन फुलफिल हो सकती है, ठीक है। तो अकेले ये कंडीशन जो है नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो दिस इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन। तो इसमें दोनों की हाइट वर्टिकली पोजीशन को बराबर कर देते हैं यहाँ पर इसमें। तो ए के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि ए वर्टिकली कितना चला 5t स्क्वायर, ठीक है। तो उसके ग्राउंड से हाइट कितनी है, ए की ग्राउंड से हाइट कितनी है, तो ग्राउंड से हाइट हो जाएगी 20 - 5t स्क्वायर, ठीक है। इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को भी सीधे सीधे बराबर नहीं कर सकते तुम, है ना। तो कुछ मैं ऐसे कर रहा हूँ कि दोनों की ग्राउंड से हाइट निकाल के बराबर कर रहा हूँ। और इसका अगर तुम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, जस्ट मैं मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूँ, या तुम डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लो तो मैग्नीट्यूड वाइज आ जाएगा। तो इसके डाउनवर्ड वेलोसिटी है 5√3, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये आ जाएगा 5√3t + 5t स्क्वायर। तो इसके ग्राउंड से हाइट कितनी हो जाएगी, तो 30 माइनस ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट 5√3 + 5t स्क्वायर। इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे, यानी कि सेकंड जो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन से टाइम आ जाएगा, टाइम को रखेंगे तो डी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर पाएंगे। तो ऑब्वियस है कि जो हमने रिलेटिव वाला मेथड किया था वो इससे काफी बेटर था, उससे बहुत जल्दी हम लोग सवाल सॉल्व कर पा रहे थे। तो ऊपर से भी तो लिख ही सकते हैं सर। हाँ, कहीं से भी लिख लो, कहीं से भी लिख लो। ऊपर से कैसे लिखोगे बताओ, ऊपर से तुम हाइट लिखना चाह रहे हो ना। यस सर, तो डिस्प्लेसमेंट बाय डायरेक्शन में बी का हाँ, जितना डिस्प्लेसमेंट होगा माइनस ए का डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 10 कर देंगे। बस बस वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस इक्वेशन को थोड़ा थोड़ा तुम घुमा फिरा के लिख लोगे ना तो ये वही आ जाएगी, है ना। इस इक्वेशन को अगर तुम थोड़ा घुमा फिरा के लिख लोगे, 20 को उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो ये वही चीज है ना, दिख रहा है। 20 को उधर लेके गए तो 30 - 20 10 हो गया, इसको इधर लेकर के आओ यस तो, सर। ठीक है, वही चीज है। तो बस कैसे भी करके हमें दो डायरेक्शन में कंडीशंस को फुलफिल कर देना, ठीक है। वो हमारे ऊपर है कि हम मैथमेटिक्स कैसे लिखते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया। इसके बाद में अब और सवाल लेते हैं। अगला सवाल, सपोज एक पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन में जा रहा है और ये वेलोसिटी मान लो 60 मीटर पर सेकेंड है और ये एंगल 30 डिग्री, ये पार्टिकल ए, और यहाँ पर एक पार्टिकल बी को रिलीज किया गया है, इसकी वेलोसिटी तो है 50 मीटर पर सेकेंड, लेकिन पता नहीं है कि यहाँ पर इसका एंगल कितना है। इनके बीच में जो गैप है वो गैप दिया हुआ है 100 मीटर के बराबर। फाइंड अल्फा if they collide in mid-air. Also find time of collision. इसको करेंगे। अल्फा 37 डिग्री है और टाइम 10/4 + 3√3। चलो ठीक है, देखते हैं। तो कोलिजन के लिए क्या करवाना पड़ेगा यहाँ पे? वाई कंपोनेंट को दोनों को इक्वेट कर देंगे। y कंपोनेंट इक्वेट कर देंगे तो जो भी रिलेटिव वेलोसिटी होगी फिर वो ए बी के अलॉन्ग हो जाएगी ना, है ना। तो जो भी रिलेटिव Yes, sir. वेलोसिटी वो ए बी के अलॉन्ग हो जाएगा। तो कोलिजन होने के लिए जरूरी है कि अगर मैं किसी को रोक करके देखूं तो उसके जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी दूसरे की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं ए को रोक करके देख लेता हूँ, ठीक है, लेट अस स्टॉप ए को रोक दिया,
तो ए की वेलोसिटी के कंपोनेंट्स पहले कर लेते हैं हम लोग। कंपोनेंट्स या ए को अगर रोक दें यहाँ पे तो सीधे 60 माइनस कर देते हैं। चलो, तो ए को अगर मैंने रोका, ए इज एट रेस्ट, तो बी के पास में एक तो ये वेलोसिटी थी जो कि इसकी खुद की वेलोसिटी थी 50, और इसमें 60 जो है अपोजिट डायरेक्शन में आकर के ऐड हो जाएगा, तो ये रहा 60। ठीक है, तो जो ए की वेलोसिटी थी उसको मैंने अपोजिट करके यहाँ पर ऐड किया, दिस इज माइनस वी ए वेक्टर, तो ये है अल्फा और ये है 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पर जो भी रिलेटिव वेलोसिटी, जो नेट रिलेटिव वेलोसिटी आनी चाहिए, वी बी ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये ए की तरफ आना चाहिए सीधा। ठीक है, तो इसका मतलब कि रिलेटिव वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए जरूरी यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 50 साइन अल्फा, दिस वुड बी इक्वल टू 60 साइन 30। ठीक है, ये हो जाना चाहिए इसके लिए, तो ये 0 0 कैंसिल, 5 साइन अल्फा, 6 साइन 30 हो जाएगा 3, और अल्फा यहाँ से हो जाएगा 37 डिग्री। ठीक है, तो उस केस में फिर जो VBA है आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा। एक बार VBA अगर इस डायरेक्शन में हो गया तो उसके बाद अगर टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए क्या करना होगा कि A तो रुका हुआ है और B को कितना चलना पड़ेगा, यहाँ पर 100 चलना पड़ेगा। तो टाइम निकालने के लिए 100 डिवाइडेड बाय VBA, तो 100 VBA की वैल्यू होगी कितनी, तो VBA की वैल्यू होगी 50 cos 37, 50 का cos 37 वाला कंपोनेंट और 60 का cos 30 वाला कंपोनेंट है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे तो जुड़ जाएंगे, तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 10 डिवाइडेड बाय 5 cos 37, 5 cos 37 हो जाएगा 4, और 6 cos 30, तो 6 cos 30 हो जाएगा 3√3। आ रहा है ये आंसर? यस सर। ठीक, Yes. ठीक है, तो इस तरीके से कर लेंगे इसको। और अगर हम फिर अगर रिलेटिव का यूज नहीं करना चाहते हैं तो वही काम करना पड़ेगा कि x में जितना ये चला और x में जितना ये चला दोनों को जोड़ो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 100 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा, और दोनों का y में डिस्प्लेसमेंट अब के बार आप सीधा लिख सकते हो क्योंकि इनिशियली सेम लेवल पर थे, तो इसका y में डिस्प्लेसमेंट और इसका y में डिस्प्लेसमेंट सीधे सीधे बराबर कर सकते हो। ठीक है, और वही ग्राउंड से हाइट भी हो जाएगा। ठीक है, तो वहां से भी कर सकते हैं, तो करके देख लेना अगर देखना हो तो। फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल नेक्स्ट। सपोज यहाँ पे ये दो परपेंडिकुलर पाथ्स हैं और इस पे ये दो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। लेट्स से यहाँ पर ये A और ये B। ठीक है, तो दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगी फिर यहाँ पर इसमें, तो बोथ आर मूविंग लाइक दिस। और ये जो पॉइंट O है, इस पॉइंट O से डिस्टेंस ये 60 मीटर है, ये डिस्टेंस भी 60 मीटर है इसका इनिशियली, और ये जो है A वो चल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड इस स्पीड से, और जो B है वो चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड इस स्पीड से। ठीक है, तो पहले तो ये देखो कि क्या कोलिजन होगा क्या इसमें। दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, क्या कोलिजन होगा इसमें? No. No, sir. नो सर, नहीं, नहीं होगा। ये तो बिल्कुल हमें रिलेटिव पे देखने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी हम बता सकते हैं ना कि ये तो इसको लगेगा 15 सेकंड यहाँ पहुंचने में और इसको लगेगा 20 सेकंड यहाँ पहुंचने में, तो कोलिजन अगर हो सकता था तो यहीं पर हो सकता था, अदरवाइज कहीं और तो कोलिजन होगा नहीं इसमें, है ना। तो अगर ये नहीं है तो इसका मतलब फिर हम मिनिमम सेपरेशन की बात यहाँ पर इसका मतलब कर सकते हैं, तो फाइंड मिनिमम सेपरेशन। एंड टाइम एट विच इट अकर्स, किस टाइम पर ये होगा वो बताना है। ठीक है, दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहे हैं, कोई ग्रेविटी और ये सब नहीं, दोनों एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चल रहे होंगे।
ठीक है, चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, अपनी अप्रोच देख लो कि किस तरीके से अप्रोच कर रहे हो। और इसके थ्रू हम लोग को कई और भी चीज़ सीखनी है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें किसी एक को रोक देते हैं। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे बी को रोक देता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू बी यहाँ पे देखता हूँ। तो विद रिस्पेक्ट टू बी अगर मैं यहाँ पे करूँ तो बी की जो वेलोसिटी है ए में अपोजिट करके ऐड कर दो। ठीक है, तो ए की जो वेलोसिटी है, ए की खुद की वेलोसिटी तो 4 है और ये 3 इसमें नीचे की तरफ ऐड हो जाएगा। तो जो नेट वेलोसिटी है वो नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी 5। ठीक है, तो ये 5 हो जाएगी यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और उसका ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल विल बी 37 डिग्री। तो अगर बी रुका हुआ है तो बी को जो ए है वो 37 डिग्री पे चलता हुआ दिखाई देगा। और ये देखो, कोलिजन होने के लिए जरूरी क्या था? कोलिजन होने के लिए जरूरी था जो ए बी का एंगल है, यहाँ पर ए बी का एंगल बनेगा 45 डिग्री। ठीक है, 60 है ना, 45 डिग्री बन जाएगा। तो ए बी का जो ओरिएंटेशन है, डायरेक्शन 45 डिग्री है। लेकिन जब तुम बी को रोकते हो तो ए ऐसे जाता हुआ दिखाई देता है, 37 बनता है यहाँ पर ये एंगल। तो कोलिजन नहीं हो रहा है इसका मतलब। तो इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए जो भी हमें मैथमेटिक्स आती है उसका हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो वी हैव टू यूज द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का हमें यहाँ पर इसमें यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक अलग डायग्राम बना देता हूँ। तो यहाँ पर ये कहीं ए था ये। ठीक है, और ए का जो मोशन का डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए। इस डायरेक्शन में यहाँ पर ये मोशन कर रहा है। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का डायरेक्शन है। बी मान लो यहाँ कहीं पर है। अब देखो, ये जो लाइन है, इस लाइन को मैंने ऊपर से ही क्यों निकाला? क्योंकि मेरे को पता चल गया कि ये जो एंगल बना है वो 37 डिग्री बना है। अगर मैं ए और बी को मिलाऊं, जहां पर ए और बी इनिशियली थे, अगर मैं इसको मिलाऊं तो ये 45 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो था 45 डिग्री था, ये भी एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको ऊपर से निकाला। ठीक है, बस अब करना क्या है इसमें, अब यहाँ पे तुम्हें ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेना होगा। तो ड्रॉप द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं अब यहाँ पर। तो थोड़ी ज्योमेट्री इसका यूज करते हुए, अब वो ज्योमेट्री अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये 60 मीटर दिया हुआ था। ठीक है, अब देखो ये 60 मीटर दिया हुआ था, और इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल में तुम्हें पता है कि एंगल 37 डिग्री है। ठीक है, तो अगर ये एंगल 37 डिग्री है, चलो मैं कुछ यहाँ पे ये पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ, बी, पी, ये ओ, और यहाँ पर ये एम। तो जो ओ एम है, ओ एम यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 60 1037 है ना, 60 इंटू 3/4, ये 45 हो जाएगा। तो ओ एम इज 45 मीटर। ठीक है, ये 45 मीटर हो गया। तो ऑब्वियस है कि जो बी एम है, बी एम 15 मीटर हो जाएगा। अल्टीमेटली मैं इस ट्राइंगल पे यहाँ पे देख रहा हूँ, तो बी एम इज 15 मीटर। अगर ये 15 मीटर है और एंगल वगैरह देख लो, तो ये एंगल तुम्हें दिख जाना चाहिए कि दिस एंगल इज 37 डिग्री। ठीक है, ये 37 है, ये 53 डिग्री हो जाएगा, ये 53 डिग्री हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा। तो बीपी निकालना है, बीपी इज द मिनिमम डिस्टेंस। तो बीपी इज दिस 15 cos 37, 15 cos 37 कितना हो जाएगा? 12। यही आंसर हो जाएगा। तो 12 मीटर इज द मिनिमम डिस्टेंस। कोई इसमें कंफ्यूजन या डाउट है किसी को? एनी कंफ्यूजन, डाउट? नो सर। आ रहा था ये 12? यस सर। ठीक है, अब इसका पूछा गया है कितने टाइम के बाद कोलिजन होगा। तो कितने टाइम के बाद कोलिजन होगा उसके लिए, अब देखो, बी तो रुका हुआ है, बी देख रहा है कि ए ऐसे चलते हुए जा रहा है। ठीक है, तो ए कहाँ तक पहुंच जाएगा? इस पी तक पहुंच जाएगा। तब यहाँ पर ये कितने टाइम के बाद में मिनिमम डिस्टेंस आएगा पूछा जा रहा है। तो एपी, ठीक है, एपी डिस्टेंस चला इसमें, तो टाइम निकालने के लिए एपी डिवाइडेड बाय वी ए बी करना होगा। अब एपी निकालने के लिए एपी निकालना पड़ेगा यहाँ पर इसमें। तो एपी अब इसमें किस तरह से निकलेगा? तो एपी निकालने के लिए पूरा ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए ए से लेकर के एम तक का डिस्टेंस निकाल लो, और एम से लेके पी तक का डिस्टेंस इस ट्राइंगल से आ जाएगा। ठीक है, तो एम से लेके पी, ये जो एम पी है ये हो जाएगा 15 sin 37, ये हो जाएगा 9। ठीक है, और ए एम तुम यहाँ पर देख सकते हो कि एम यहाँ पर कितना होगा। तो इस ए एम विल बी इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय cos 37।
तो 64/5 75 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस हो गया 75। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 84। तो ये हो गया 84 और वी ए बी है कितना 5 है ना, दिस इज 5। इतने टाइम के बाद में यहाँ पर ये कोलिजन होगा, सॉरी ये मिनिमम डिस्टेंस आएगा। तो टाइम की कैलकुलेशन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत है इसमें किसी को, यानी कंफ्यूजन? No. अब देखो इसमें कई बार और भी डिफरेंट सवाल पूछ सकते हैं कि बताओ किस टाइम इंटरवल में, यानी कि किस टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस था वो 15 था दोनों के बीच में। ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 15 किस टाइम इंटरवल में था। तो इस डायग्राम से तुम देख सकते हो कि जैसे ये 15 है, ठीक है, ये 12 है, फिर उसके बाद में वापस से 15 हो जाएगा। तो ये जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर 15 हुआ, यहाँ पर 15 हुआ, और इस ड्यूरेशन में डिस्टेंस 15 से कम है। ठीक है, तो ऐसे पूछ सकते हैं कि 15 से कम डिस्टेंस कब था। ठीक है, तो ये ड्यूरेशन है जब 15 से डिस्टेंस कम है। उससे पहले इधर जाओगे तो 15 से ज़्यादा डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, इधर जाओगे तो ए और बी के बीच में 15 से ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब भी निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस 15 से कम किस टाइम इंटरवल में था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब वो चल रहा था तो डिस्टेंस 15 से कम था। ठीक है, और उसके लिए तुम ये निकाल सकते हो कि यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा, 84/5। तो ये डिस्टेंस तुम्हारे पास में है ना, 9 है ये डिस्टेंस, तो 9 डिवाइडेड बाई 5 कर लो। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगा, 9/5। इसके बाद फिर ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ से यहाँ तक भी कितना लगेगा, 9/5। ठीक है, तो 18/5 ये जो टाइम इंटरवल है, इस टाइम इंटरवल में डिस्टेंस यहाँ पर इससे कम था, 15 से कम था। तो इस तरीके के सवाल और बन सकते हैं इसमें। इसी सवाल को और भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है। तो एक बार फटाफट ये सारे मेथड्स एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, कौन कौन से मेथड्स इसमें हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मेथड नंबर 2, यूजिंग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इसका यूज करके भी आप इसको कर सकते हो। कैसे करोगे, तो फटाफट इसका डायग्राम बनाता हूँ मैं। देखो डिस्टेंस यहाँ पर क्या होता जा रहा है, अगर मिनिमम डिस्टेंस आ रहा है इसका मतलब डिस्टेंस लगातार कम होता जा रहा है। ठीक है, जैसे ए मान लो यहाँ पर था और बी इनिशियली यहाँ पे था, ये सपोज टी इज इक्वल टू 0 है, ये टी इज इक्वल टू 0 है। अब ए की वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में है, बी की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो तुम साफ साफ देख सकते हो कि जब तुम ए और बी को मिलाओगे तो इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट ऐसे आ रहा है, इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट ऐसे आ रहा है। इसका मतलब दोनों के बीच में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, और जब तक वेलोसिटी अप्रोच रहेगा दोनों के बीच का गैप यहाँ पे लगातार कम होता जाएगा। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, इसका आंसर इस तरीके से भी निकालते हैं। मिनिमम सेपरेशन का आंसर क्या करेंगे कि जो ए है, ए जैसे 4 मीटर पर सेकंड चल रहा है ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि ए को यहाँ पहुँचा देते हैं 15 सेकंड में, और देख लेते हैं कि बी 15 सेकंड में यहाँ कहीं पहुँच गया है, और ये डिस्टेंस निकाल देते हैं और यही आंसर बोल देते हैं। ठीक है, ये बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि अभी देखो यहाँ पर इस पर्टिकुलर लोकेशन पे भी जब ए यहाँ पर पहुँच चुका होगा तो ए ऐसे जा रहा होगा और बी ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, तो एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑल्सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है दोनों के बीच में। ठीक है, क्योंकि बी का जो कंपोनेंट आ रहा है वो सीधा ए की तरफ आ रहा है। तो कुछ समय तक और आगे जब ए यहाँ पर पहुंचेगा, बी यहाँ पे कहीं रहेगा, तो इसकी वेलोसिटी ऐसे, इसकी वेलोसिटी ऐसे, तो अब ए का कंपोनेंट ऐसे आएगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, और बी का कंपोनेंट ऐसे आएगा। धीरे धीरे तुम देखोगे कि ये वाला कंपोनेंट कम होता जाएगा, ये वाला कंपोनेंट ज़्यादा होता चला जा रहा है। ठीक है, तो कुछ समय के बाद में ये दोनों बराबर होंगे, और बराबर होने के बाद में ये वाला ज़्यादा हो जाएगा, ये वाला कम हो जाएगा, और गैप बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो कभी ना कभी, क्योंकि गैप लगातार कम होता जा रहा है, फिर गैप बढ़ना भी चाहिए, तभी तो हम डी मिनिमम की बात करेंगे। ठीक है, डी मिनिमम की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गैप लगातार पहले कम हो रहा था, फिर बाद में गैप बढ़ने लग गया। ठीक है, तो ये वाला जो लोकेशन है जब ये यहाँ पर पहुंचेगा तो वो मिनिमम सेपरेशन वाला लोकेशन नहीं है। अगर किसी ने यहाँ से कैलकुलेट किया होगा तो आंसर 15 मीटर आया होगा, जो कि गलत आंसर है। ठीक है, तो इसमें अब आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, तो किसी टाइम t इज इक्वल टू टी पर मान लो ये a जो है यहाँ पहुंच गया, और ये जो गैप है, ये गैप यहाँ पर 60 - 40 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर b यहाँ पर पहुंच चुका है, b डैश, ये a डैश, ये जो गैप है ये 60 - 3t, क्योंकि ये 3t के बराबर चला t टाइम इंटरवल में, और ये 40 के बराबर चला। मैं क्या करता हूँ कि दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकाल लेता हूँ, या सेपरेशन जो भी है। ठीक है, तो ये चल रहा है 3 से और ये चल रहा है 4 से।
तो वेलोसिटी अप्रोच मैं लिखूंगा यहाँ पे, कितना लिख सकता हूँ इसमें, 3 cos थीटा प्लस, और 4 का निकालोगे तो 4 sin थीटा हो जाएगा। दिस इज वेलोसिटी अप्रोच एट t इज इक्वल टू टी, किसी जनरल टाइम t पर ये वेलोसिटी अप्रोच है। और जिस टाइम पे मिनिमम सेपरेशन आएगा, एट द टाइम ऑफ मिनिमम सेपरेशन, एट टाइम ऑफ मिनिमम सेपरेशन, तो देखो यहाँ पर अगेन वही पैटर्न किस तरीके से बदल रहा है यहाँ पे। स्टार्टिंग में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच रहेगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच धीरे धीरे घट करके 0 हो जाएगा, और उसके बाद में फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ने लगेगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जिस टाइम पे मिनिमम सेपरेशन है उस टाइम पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कह लो या सेपरेशन कह लो, ये 0 होगा। तो एट द टाइम ऑफ मिनिमम सेपरेशन दिस शुड बी इक्वल टू 0, 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू 0, ये 0 होना चाहिए। यहाँ से तुम tan थीटा वगैरह निकाल सकते हो, tan थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, -3/4। अब देखो ये माइनस में आने का यहाँ पे क्या तुम लॉजिक दे सकते हो कि माइनस में क्यों आ रहा है, यहाँ पर ये tan थीटा माइनस में किस तरीके से आ रहा है, क्यों आ रहा है ये माइनस में, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। माइनस का क्या लॉजिक दिया जाए, tan थीटा नेगेटिव, क्योंकि थीटा सेकंड को वो थीटा लगभग 180 प्लस है, मतलब थीटा जो है इधर नहीं आना चाहिए, थीटा जो है इधर नहीं आएगा फिजिकली, ठीक है। क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि ए जब तक यहाँ पर पहुंच रहा है तब तक तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच रहेगा ही रहेगा, और उसके कुछ देर तक आगे भी रहेगा वेलोसिटी अप्रोच। तो ये जो हम लोग यहाँ पर ये कर रहे हैं ना वेलोसिटी अप्रोच 0, वो यहाँ कहीं पर होगा, जब ए यहाँ पर पहुंच जाएगा तब होगा, यानी कि थीटा दूसरी साइड में होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो एंगल का मेजरमेंट है वो इस साइड में, बल्कि होना चाहिए इस साइड में, अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। ये है, ये इसका इंटरप्रिटेशन है नेगेटिव होने का, ठीक है। समझ में आ रही बात ये, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं। हाँ, हम अपना काम यहाँ पर इससे कर लेंगे, ठीक है। हम अपना काम इससे कैसे कर लेंगे, तो ये जो तुम्हें ट्राइंगल दिख रहा है ना, इस ट्राइंगल में तुम tan थीटा लिख सकते हो। tan थीटा इस ट्राइंगल में 60 - 4t डिवाइडेड बाय 60 - 3t हो जाएगा, और ये -3/4 रख दो, बस ये अपना काम कर देगा ये इक्वेशन। तो ये हो जाएगा 240 - 16t - 180 + 90, ठीक है। इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो 25t इज इक्वल टू 420, t इज इक्वल टू 420 डिवाइड बाई 25, 5 से कैंसिल करोगे तो 84/9। तो तुम देखोगे ऊपर तो वही आंसर आ रहा है यहाँ पे 84 सॉरी 9 नहीं ना 5 है, 5 से कैंसिल करोगे 84/5 है ना। देखो एक बार t आ गया ना, एक बार t अगर तुमने निकाल लिया तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे डिस्टेंस, पाइथागोरस थ्योरम लगा पाइथागोरस के लगा दो, निकालें। ठीक है, पाइथागोरस यूज कर लेंगे, ठीक है। तो उसके आगे का मैं छोड़ रहा हूँ, करके देख सकते हो। तो a डैश b डैश जो कि मिनिमम होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 - 4t का स्क्वायर प्लस 60 - 3t का स्क्वायर, ठीक है। तो एक मेथड यहाँ पर ये हुआ, ठीक है। फटाफट अब मैं दूसरे नेक्स्ट मेथड पे आ रहा हूँ, मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 इज अ वेक्टर अप्रोच। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जहां पर ज्योमेट्री बनाना करना हो सकता है कि डिफिकल्ट हो जाए, उस केस में वेक्टर अप्रोच हमारी जान बचा सकता है, ठीक है। तो वेक्टर अप्रोच में मैं पहले इन जनरल काम कर लेता हूँ, फिर अपने इस क्वेश्चन में इसको अप्लाई करके हम देख सकते हैं। तो इन जनरल मैं डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर वेक्टर अप्रोच में। तो इन जनरल, तो अगेन दो पार्टिकल की यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पर एक पार्टिकल नंबर 2 है और यहाँ कहीं पर ये पार्टिकल नंबर 1 है सपोज, ठीक है। 1 को हमने रेस्ट पे रख दिया, तो सपोज पार्टिकल नंबर 2 जो है ना वो इस तरीके से जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। एक और वेक्टर में ड्रॉ कर रहा हूँ 1 और 2 को ज्वाइन करने वाला, और सपोज ये ऐसे है, ठीक है। इस वेक्टर को मैं क्या नाम दूंगा बताओ, इस वेक्टर को क्या नाम दे, R12 R21 क्या नाम दे इसको, R12 पोजिशन वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है। क्योंकि 2 से चल रहा है ना, 2 देख रहा है एक को, तो पोजिशन वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 है ये।
तो ये R12 है और सपोज इनके बीच में एंगल थीटा है, तो डी मिनिमम अगर मेरे को निकालना है तो डी मिनिमम इज दिस मच, ठीक है, ये डी मिनिमम हो गया। और डी मिनिमम अब थोड़ा सा वेक्टर में जा रहे हैं हम लोग इसमें, ठीक है, तो डी मिनिमम इज मॉड ऑफ R12 साइन थीटा, लिख सकते हैं इसको ऐसे, मॉड ऑफ R12 साइन थीटा। अगर मुझे और वेक्टर में जाना है इसके बाद में आगे, तो साइन थीटा निकालने का जो तरीका होता है वो तरीका यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट से आता है ना, तो क्रॉस ऑफ V21 एंड R12 डिवाइडेड बाय इनका मैग्नीट्यूड दोनों का अलग अलग, तो R12 आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, और डी मिनिमम इसके बराबर आ गया, तो V21 क्रॉस R12 डिवाइडेड बाय V21 का मॉड। अब देखो इसमें अगर तुम्हें V21 और 12 पता नहीं रहे कि 12 फिर 21 ये सब, तो तुम कुछ भी ले लो, तुम दोनों को 12 भी कर दोगे तो बस एक प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा जो मॉड से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई, अगर तुम इसको याद भी रखते हो तो 12 21 में कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। 21 का अगर 12 भी हो जाए तो बस एक माइनस आएगा, जो कि मॉड हम ले ही रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो जाएगा मिनिमम डिस्टेंस। ये मिनिमम डिस्टेंस आएगा कब, कितने समय के बाद में आएगा, ठीक है, तो जब 2 यहाँ कहीं पहुंच जाएगा तब जाकर के मिनिमम डिस्टेंस आएगा, यहाँ कहीं पहुंचा हुआ रहेगा तब जाके मिनिमम डिस्टेंस आएगा। तो 2 कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा तब मिनिमम डिस्टेंस आएगा। तो अगर मैं टाइम निकालना चाहता हूँ कि वो टाइम क्या है, तो टाइम यहाँ पर हो जाएगा मॉड R12, ठीक है, कॉस थीटा इतना डिस्टेंस डिवाइडेड बाय मॉड V21। इसको तुम चाहो तो फर्दर और आगे ऐसे लिख सकते हो, R12 कॉस थीटा डॉट से आता है तो डॉट का यूज करो, V21 डॉट R21 या R12 जो भी था, डिवाइडेड बाय, अब इनके वजह से 2 यहाँ पर ये आएंगे और एक पहले से था V21, ठीक है, तो R12 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये जो T है वो T इसके बराबर आ जाएगा, V21 डॉट R12 डिवाइडेड बाय मॉड V21 स्क्वायर। अगर कभी तुम उल्टा पुल्टा यहाँ पे ले लो इसमें, तो बसने के लिए क्या कर सकते हो कि एक मॉड खुद से लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने खुद ही मॉड लगा दिया तो फिर नेगेटिव का चक्कर नहीं रहेगा फिर। तो क्या ये समझ में आया क्या किया इसमें? कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, मैंने सिंपल एक वेक्टर डायग्राम बनाया, ठीक है। उस वेक्टर डायग्राम में यहाँ पे देख लिया कि जो डी मिनिमम है वो डी मिनिमम इसका मॉड ले लिया जाए और उसका साइन थीटा कर दिया जाए, ठीक है, तो उससे आ जाएगा। थीटा मैंने डिफाइन कर दिया इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, और कब आएगा तो उसके लिए ये 2 इतना चल चुका होगा, ठीक है, ये इतना चल लेगा, तो वो डिस्टेंस मैंने लिखा है यहाँ पर कॉस थीटा का यूज करके, और किस वेलोसिटी से चल रहा है तो V21 उसका मॉड कर दिया, तो उससे ये टाइम की कैलकुलेशन हो जाएगी। तो कई बार ये जो रिलेशंस हैं, इन रिलेशंस में बहुत ज़्यादा ज्योमेट्री में गए हुए, इनकी मदद से सीधे सीधे हम लोग ये आंसर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमारा जो सवाल था, अगर मैं इसमें इनको अप्लाई करने की कोशिश करूं, ठीक है, तो अपने प्रेजेंट सवाल में अगर इसको अप्लाई करने की कोशिश की जाए तो कर सकते हैं इसको अप्लाई। यहाँ पर ये A और यहाँ पर ये B। मॉड R12 यहाँ पे कितना है, R12 या AB जो भी कह लो, कितना है ये? सिक्सटी रूट टू 60√2। दोनों के बीच में जो गैप है ना, वो गैप कितना है, 60√2 है, ठीक है, दोनों के बीच में गैप है 60√2, तो दिस इज 60√2। और डी मिनिमम निकालने के लिए मेरे को क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साइन थीटा से, ठीक है, और साइन थीटा, अब देखो मैं VAB का डायरेक्शन दिखाता हूँ इसमें, तो VAB का डायरेक्शन कुछ ऐसे। अब देखो साइन थीटा लिखो या फिर ये सब क्रॉस वगैरह लिखो, किसी भी तरीके से कर सकते हैं जैसे हमारी सहूलियत है। तो ये 45 डिग्री एंगल है, यहाँ पे ये 37 डिग्री एंगल है, एंगल बहुत आसानी से निकल जाते हैं ये वाले। तो VAB वाला वेक्टर और ये वाला जो वेक्टर है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है
ठीक है, वहां पर जो थीटा आ रहा है ना वो इन दोनों के बीच का एंगल है, और ये वाला एंगल यहाँ पर 8 डिग्री है। तो डी मिनिमम इज 60√2 साइन 8 डिग्री। अब साइन 8 डिग्री निकाल सकते हो कैसे? 45 माइनस 37 करके, 45 से क्या होगा कि 2 बार √2 आएगा, तो उस √2 को तुम बाहर निकाल लो तो 1/√2 हो जाएगा। cos 37 4/5, sin 37 3/5, एक √2 कैंसिल हो गया, 1/5 आएगा, तो 60, सीधे सीधे यहाँ पर ये हो गया 12। ठीक है, तो 12 मीटर इज द मिनिमम डिस्टेंस। इसमें अगर टाइम निकालना है तो टाइम के लिए मैं डायरेक्टली इसका यूज कर रहा हूँ। इन सबको तुम एक बार करके देख लेना ना क्लास के बाद में सब। मॉड ऑफ v21 का स्क्वायर। अब देखो v जो रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी कुछ इस तरीके के डायरेक्शन में है, और इसमें ये 4 है और यहाँ पर ये 3 है। ठीक है, 4 और 3, तो क्या हो जाएगा 4i कैप माइनस 3j कैप। पोजिशन वेक्टर इस तरीके के डायरेक्शन में है, और इधर 60 है, नीचे की तरफ 60 है, दोनों 60 हैं, तो क्या हो जाएगा 60i कैप माइनस 60j कैप। और वेलोसिटी कितनी है 5, 5 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 25। इसको कैलकुलेट कर लो तो 240 प्लस 180 डिवाइड बाई 25, 420/25, 84/5। ठीक है, तो इस तरीके से ही हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? इनको एक बार जरूर से क्लास के बाद में करके खुद से देखना, ठीक है, तब आइडिया लगेगा कितना समझ में आ रहा है ये। एक लास्ट मेथड में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, जो कभी कभी हमारे को बचा सकता है अगर हम कोई भी मेथड अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो। मेथड नंबर 4, कैलकुलस अप्रोच। तो कैलकुलस अप्रोच हम लोग क्या करते हैं कि जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को टाइम के फंक्शन में कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इन जनरल, तो इन जनरल डिस्टेंस को टाइम के फंक्शन में कैलकुलेट कर लेंगे। तो फाइंड डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और उसके बाद में उसको डिफरेंशिएट मैक्सिमा मिनिमा ये सब कर लेंगे। ठीक है, देन मैक्सिमा मिनिमा ये सब अप्रोच यूज कर सकते हैं। तो मैक्सिमा मिनिमा अगर की जाए इसमें, है ना, तो यहाँ पर देखो मैंने ऊपर एक डायग्राम बनाया था, मैं उस डायग्राम से डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो किसी टाइम पे जैसे ये 60-40 है, ये कितना है 60-30 है। ठीक है, तो मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लिख सकता हूँ ना इस पाइथागोरस का यूज करके। तो पाइथागोरस का यूज करके मैं किसी भी टाइम पे इनके बीच में डिस्टेंस लिख लेता हूँ। तो डिस्टेंस अगर मैं लिखूंगा तो डिस्टेंस आ जाएगा √of 60-40 का स्क्वायर, 60-3t का स्क्वायर। या तो तुम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो, लेकिन ज्यादा अच्छा ये होगा कि तुम इसके स्क्वायरिंग कर लो। मान लो कि z है जो कि d स्क्वायर है, तो 60-40 का स्क्वायर प्लस 60-3t का स्क्वायर, फिर रूट वगैरह का चक्कर नहीं आएगा। dz/dt निकालो और उसको 0 कर दो। ठीक है, तो ट्वाइस 60-4t -4, फिर ट्वाइस 60-3t -3, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से बहुत आसानी से निकाल सकते हो इसको अब तुम, कोई खास दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मैं सॉल्व कर देता हूँ, कितना आएगा -240 प्लस 16t, और इसको उधर लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा 180 प्लस, यहाँ पर ये प्लस था उधर जाकर के माइनस होगा, नहीं इसमें कैलकुलेशन देख लेना, इसमें एक बार इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, इधर ये -4 60-4t, और उधर जाके ये हो जाएगा 3 60-3t, तो -240 प्लस 16t। ठीक है, 180 -90, तो वही आ गया t इज इक्वल टू 420/25, 84/9, और एक बार t आ गया तो उसे डिस्टेंस निकाल लेंगे। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? No, sir. ठीक है, तो इनमें हर एक मेथड का क्या अपना अपना सिग्निफिकेंस है। किसी कंडीशन में कोई मेथड हमारे लिए अच्छा हो सकता है, किसी दूसरी कंडीशन में कोई दूसरा मेथड अच्छा हो सकता है, तो हमारे माइंड में रहना चाहिए, और जब जरूरत पड़े तो उसका हम यूज कर सकते हैं। चलो एक सवाल देता हूँ, सवाल को करके देखो एक बार।
जेई मेन का आया हुआ सवाल है ये, 2019 का सवाल है ये। तो जेई मेन 2019, ठीक है। क्या कह रहा है सवाल देखो, इसमें ये दिया हुआ है कि शिप ए, इसकी जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है 30 आई कैप प्लस 50 जे कैप, ठीक है। और इनिशियली कहाँ पर है, ओरिजिन पे है ये, एट ओरिजिन, इनिशियली इट इज एट ओरिजिन। एक दूसरा शिप है बी, इसकी जो वेलोसिटी है ये -10 आई कैप है, और इसके लोकेशन है 80,150, इनिशियली ये यहाँ पर है। फाइंड टाइम एट विच देयर सेपरेशन इज मिनिमम। ठीक है, ये निकालने की कोशिश करो। कौन सी अप्रोच इसमें सही लगती है तुम्हें, इस वाले सवाल में कौन सी अप्रोच ज्यादा अच्छी है? वेक्टर वाला। वेक्टर वाली अप्रोच इसमें सबसे बेटर है, ठीक है। सबसे बेस्ट अप्रोच वही है इसमें। डायग्राम बनाओगे, ज्योमेट्री बनाओगे, वो ज्योमेट्री बनाते रह जाओगे, है ना। तो इसने बिल्कुल रेडीमेड तुम्हें सब कुछ पकड़ा दिया है, वीए वीबी सब कंपोनेंट करके रेडीमेड पकड़ा दिया था। तो तुम टाइम का यही वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है, ये रिजल्ट। और इसमें 2 1 और 1 2 के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ो, तुम इसको सीधे सीधे ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो कि यहाँ पर ये वी रिलेटिव है, ठीक है, ये आर रिलेटिव है, यानी कि इनिशियल रिलेटिव पोजिशन वेक्टर, और ये रिलेटिव वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो सीधे सीधे अगर मैं इस फॉर्मेट में इसको लिख लूँ 1 2 और 2 1 का ज्यादा चक्कर ना रखते हुए, क्योंकि अल्टीमेटली हम मॉड ले लेंगे, दिक्कत आएगी तो हम मॉड ले लेंगे, बस यही होगा। तो टी इज इक्वल टू वी रिलेटिव डॉट आर रिलेटिव डिवाइडेड बाय मॉड वी रिलेटिव स्क्वायर, ठीक है। तो देखो वी रिलेटिव कितना होगा यहाँ पर, तो जब तुम इन दोनों को माइनस करोगे तो वी रिलेटिव आता है, तो इधर कुछ 40 बन जाएगा, यहाँ 50 रहेगा। फिर उसके बाद में आर रिलेटिव, तो आर रिलेटिव जो होगा वो 80 आई कैप प्लस, क्योंकि एक ओरिजिन पे है ना, तो अगर एक ओरिजिन पे तो 80 आई कैप प्लस 150 जे कैप, ये हो जाएगा सिंपली, ठीक है। इन दोनों को आपस में डॉट ले लो इनका, तो टी इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा 3200, ये हो गया 3200, और ये हो जाएगा 7500, ठीक है, डिवाइडेड बाय वी रिलेटिव।
तो वी रिलेटिव का स्क्वायरिंग कर रहे हो तो रूट लिखना नहीं पड़ेगा, इसका मतलब 40 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 10700 ये आ जाएगा, और नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा 1600 प्लस 2500 4100, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से आंसर करीब करीब आई थिंक 2.6 आया था, 2.6 सेकेंड। ठीक है, हो जाएगा ये। कोई दिक्कत इसमें किसी को? नो सर। ठीक है, तो हमने ये चैप्टर वैसे खत्म कर लिया थ्योरेटिकली, और क्वेश्चंस भी कर लिए इससे काफी। कुछ एक मैं होमवर्क देता हूँ, उसको तुम ट्राई कर लेना, और बुकलेट्स कर लो। इस वीक में मैं टाइम लगाऊंगा बुकलेट डिस्कशन का। ठीक है, यहाँ पे तो ये कुछ सवाल हैं, इसको एज ए होमवर्क करना है तुम्हें, तो इसको मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूँ। ये सब जेई के आए हुए पुराने सवाल हैं। ठीक है, तो ये 2 सवाल है इसमें ना, ये दोनों ही एज ए होमवर्क रहेंगे। दो अलग अलग सवाल है, और देख सकते हो कि जेई मेन में भी इस तरीके के सवाल आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि जेई मेन में सारे सवाल आसान ही मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, तो 1 और यहाँ पर ये 2, इसके अलावा एक और सवाल मैं लिख देता हूँ, नंबर 3। ठीक है, तो ये सभी सवाल एज ए होमवर्क रहेंगे। तो नंबर 3 में यहाँ पर ये दिया हुआ है कि शिप ए है और इसकी वेलोसिटी है 16√2 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ ईस्ट के अलोंग। ठीक है, अलोंग नॉर्थ ईस्ट। शिप बी, इसकी वेलोसिटी है 4 किलोमीटर पर आवर अलोंग नॉर्थ। इनिशियली B is 80 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ए। ठीक है, 80 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ए। फाइंड मिनिमम सेपरेशन एंड टाइम इंटरवल in which distance between them is less than or equal to 50 किलोमीटर। ठीक है, तो ये डेटा दिया हुआ है, तो इनको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में इनको हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद वी विल स्टार्ट कंस्ट्रेंट रिलेशंस। ठीक है, कंस्ट्रेंट मोशन, कंस्ट्रेंट रिलेशंस, ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको।